तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। हमारे साथ हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपके साथ साथ आपके सभी दर्शकों को भी मेरे नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 2014 में 14 से पहले मैं आपको देख रहा था सर मीडिया में, आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे, तब आपका नेचर एक एग्रेसिव नेता के रूप में था। लेकिन अब 2024 का जब मैंने आपका चुनाव देखा, बड़े पोलाइट नेता के रूप में आप आए। बदलाव या क्या माने इस बात को? देखिए 2014 में हम विपक्ष में थे जी, और विपक्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते स्वभाव भी, अनिल विज जी भी एक दिन विधानसभा में करते भी 6-7-5 बार तो मैं विपक्ष में रहा और चिल्ला चिल्ला के बोलने की आदत पड़ गई थी जी। तो हम तब तो पहली बार सत्ता में आए हैं, तो उस समय हम विरोध करते करते सरकार बनी, तो उसी प्रकार का स्वभाव रहा जी। परंतु अब लगातार 10 साल से हम सत्ता में हैं, तो सत्ता के साथ बहुत सी चीज़ों में बदलाव आता है, जिम्मेवारियां बढ़ती हैं और वो जिम्मेवारियां बढ़ी, लोगों ने हम पर विश्वास किया, लोगों की समस्याओं का हम समाधान करने में कामयाब रहे। उसी का परिणाम है कि देश और प्रदेश की जनता ने तीसरी बार देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनाई और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। मेरे पास शब्द नहीं है हरियाणा प्रदेश के मतदाता का धन्यवाद करने के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। लोगों ने जो विश्वास किया उसके लिए तीसरी बार हरियाणा में एक चमत्कार हुआ है कि कोई भी सरकार तीसरी बार लगातार बनी। मैं कुछ छोटी छोटी क्लिपिंग्स कहीं कहीं से आ रही हैं। कोई कर्मचारियों को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। मुख्यमंत्री साहब का बयान था भाई जो ये गुंडे हैं ये तो प्रदेश छोड़ दो या अपने काम धंधे छोड़ दो ऐसे। तो अब कितना परिवर्तन, क्या चीज़ें आपने 2019 में सीख के अब कुछ नया करने की तैयारी है, क्या कुछ बदलाव आएगा? देखिए बदलाव हमने संकल्प पत्र लोगों के सामने चलते चुनाव में दिया था जी। उसके ऊपर हमारी एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल कमेटी बनी थी, उन्होंने एक एक मुद्दे को स्टडी किया था और मुद्दे को स्टडी करते करते हरियाणा प्रदेश की जनता को ये हमने संकल्प पत्र जो दिया और उस संकल्प पत्र पर हरियाणा प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई, हम पर विश्वास किया और पहले से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनाने का काम किया। हमारा मुख्य एजेंडा वो संकल्प पत्र पूरा करने का है जो लोगों ने जिसके ऊपर विश्वास किया, और बदलाव वो जनहित के हैं, हर वर्ग के हित के हैं, हर वर्ग के लाभ के लिए वो सारा संकल्प पत्र हमने तय किया था जिसके ऊपर लोगों ने मोहर लगाई। अभी बात करें 2024 की 2029 तक, क्या कुछ बड़ा बदलाव? आप नरवाना में, वैसे मंत्री तो आप पूरे हरियाणा के ही हैं, लेकिन नरवाना की स्पेसिफिक बात करूं, लोगों की समस्याएं हैं, उनके पीले कार्ड नहीं बने हैं, उनकी पेंशन कट गई है, अब आपके पास डिपार्टमेंट भी ये है। मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो करणीय हैं जी, परंतु मनोहर 1 मनोहर 2 गवर्नमेंट ने एक बहुत सी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने का काम किया है। हमने ऑटोमेटिक सिस्टम अपनाने का काम किया है, हर चीज़ को हम पोर्टल पे लेके आगे घर बैठा भी व्यक्ति अपने सारे काम कर सकता है जी। अब उसमें जो कोई खामियां थी उनको नैब सिंह सैनी सरकार 1 ने ठीक करने का काम किया, कुछ रह गया होगा तो नैब सैनी सरकार 2 करेगी। और उस सरकार के अंदर मैं भी वजीर के रूप में हूँ, एक मंत्री के रूप में भी हूँ, मेरी भूमिका भी जो मेरे मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन होगा, निर्देश होगा, उसको आगे बढ़ाने की रहेगी। काफ़ी दिन से लोगों के बीच में चल रहा हूँ मैं, लोगों में उत्साह तो है लगभग 70% 80% डीएससी समाज को लेके। आपकी नज़रों में क्यों है कि वो 100% नहीं हो पा रहा, या कहीं कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई है? नहीं, मुझे नहीं कहीं पे डाउट है कि वो 80% है 70% है, मैं तो 100 की 100% मान रहा हूँ। जिस प्रकार का उत्साह है लोगों के अंदर, जी, जी, जी। और मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था कि पहली कलम से करूँगा, तो वो मुख्यमंत्री जी ने वादा निभा दिया। और जो हमारी 1982 की मांग थी, कोई आज की मांग थोड़ी थी जी। जब हरियाणा बना 1966 के अंदर अलग, तो पंजाब पैटर्न पे हमारे लोगों ने मांग की थी और वो संघर्ष का रूप लेते लेते 82 आ गया। 82 से हम आगे चलते चलते 94 में ये हमारी थोड़ी सी मांग पूरी भजन लाल जी सरकार ने की। परंतु विधानसभा के चुनाव 2005 के बाद भूपेंद्र हुड्डा की जो सरकार बनी, उसने हमारे लोगों का गला काटने का काम किया। ऐसा तो कोर्ट का निर्देश पंजाब के लिए भी था, परंतु पंजाब की सरकार ने तो रातों रात विधानसभा सेशन बुलाकर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो साहस नहीं कर पाए।
तो आज उसी का खामियाजा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भूपेंद्र हुड्डा जी विपक्ष के नेता के रूप में या कांग्रेस विपक्ष में रहेगी। तो दलित समाज के लोगों में 100 की 100% उत्साह, केवल डीएससी वर्ग के लोगों में उत्साह नहीं है, हर वर्ग के लोगों में उत्साह है। चाहे एमएसपी को लेकर किसान की बात है, चाहे 25,000 नौकरियों को पहली कलम से शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री का जो बात था उसकी बात है, चाहे डीएससी वर्ग को आरक्षण में वर्गीकरण करने की बात है, सभी मुद्दों को लेकर हमारे लोगों में बेइंतहा उत्साह है और लोगों में एक आस जगी है कि यही वो सरकार है जो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकती है। आज डीएससी वर्ग के लोग धन्यवाद करने के लिए आए थे। उन्होंने नायब सैनी जी को वादा किया है कि 2047 तक हम बीजेपी की सरकार रखेंगे जी। वो कहने के लिए नहीं, पहली बार डीएससी समाज ने वोट दी नहीं बीजेपी को, वोट मांगने का काम किया, अपनी जेब से खर्चा करके वोट मांगने का काम किया। ये एक नया बदलाव है। आपने नौकरी का जिक्र किया, 24 से 25,000 नौकरियों का जिक्र किया। बहुत सारी जो ग्रुप डी की थी, ग्रुप डी के बच्चे अधिकतर उठ के ग्रुप सी में चले गए। 24-25,000 जो ग्रुप डी की जगह खाली रहेगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता उनको दोबारा से उनकी वेटिंग उठा के दोबारा उनको फिलअप कर दिया जाए पेपर लेने की बजाय? नहीं, आपने एक नई बात बताई है जी, इसके ऊपर भी निर्णय करेंगे। यदि कोई निर्णय करने की बात आएगी, यदि वो टाइम बार्ड हो गया जी, कोई लिमिट होती है ना आपको वेटिंग की भी, जी, कोई साल की है, मुझे टेक्निकली ध्यान नहीं है सारा विषय, मैं ले लूंगा उसको। ये चीफ सेक्रेटरी साहब के हाथ में है वैसे, या 2 साल की है, 3 साल की है, कितना कोई टाइम तो होता है ना वेटिंग। ये तो नहीं कोई 10 साल की वेटिंग पेंडिंग रखेंगे। जी, तो यदि वो ऐसा सब प्रोविजन हुआ तो आपका अच्छा सुझाव है। मैं मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करूंगा और उनका संज्ञान में लाऊंगा। इसमें सरकार का भी समय बचेगा और बच्चे जो बच गए वो नहीं, आपकी बात आपने रखी है। मैं कोई प्रॉमिस आपके सामने थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे टेक्निकल जब पता ही नहीं इस बात का। वैसे तो 4-5 ही महीने हुए, साल भी नहीं हुआ इस वक्त। नहीं, मुझे नहीं पता ना। ठीक है, मैं आपसे फिर दोबारा रहा हूँ। आपका सुझाव अच्छा है, उस सुझाव को लेकर मैंने मुख्यमंत्री से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करने की जरूरत होगी तो वहाँ बात करेंगे और संभव हुआ तो उसको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। अच्छा, क्लर्क जो हैं वो भी अपने एक मांग उठा रहे हैं कि हमारी भी पे स्केल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। अब क्योंकि अब हम तो यही है जी, माध्यम आपसे बात कर लें और उनकी जो 21,700 जो पे स्केल था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 35,700 की वो मांग कर रहे हैं। अगर इतना पॉसिबल नहीं तो बीच में चले कुछ बता कौन रहे, अगर मैं तो नहीं कोई मैं काम करता हूँ सर जी, कोई नहीं जी, सबका अधिकार बनता है। सबसे ज्यादा काम करता है सर क्लर्क, सबका अधिकार बनता है और सबके अधिकार बनते अधिकार हमें देने में कोई आपत्ति नहीं है जी सर। ये लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। डेमोक्रेसी की फिलोसफी है ये, लोगों के बीच के चुन के आए हैं, लोगों के लिए आए हैं, लोगों के द्वारा आए हैं, लोगों के लिए काम करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, ओबीसी समाज भी चाह रहा है कि हमारे लिए भी एक कोटा विधानसभा के लिए निर्धारित हो जाए, ओबीसी ए के लिए पर्टिकुलर। देखिए, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये काम हरियाणा सरकार नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट लोकसभा पास करेगी, उसके ऊपर काम करेगी, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये सीटें कोई हरियाणा की 17 सीटें सिर्फ कोई विधानसभा ने थोड़ी तय की है। जी जी, यहाँ भी हमारी भी एक सीट बाकी रह रही है, हमारी भी 18 बनती है, हम भी 17 में गुजारा कर रहे हैं और कभी देखेंगे परिवर्तन आएगा तो फिर उसको वो भी हम भी हक लेंगे। बीसी समाज ने कोई बात रखी है तो वो बात पे चिंता करनी चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी आपका एक डिपार्टमेंट है, उसको लेके आपके पास क्या सुझाव हैं या क्या करना का नया प्रावधान आप तैयार करेंगे? भाई हाँ, आपके बारे में ये सुविधाएं तो ज़्यादा देंगे ही देंगे। जो मैंने तो कल ही सारा अपनी जिम्मेवारी संभाली है, अभी अधिकारियों के साथ बैठना है, परंतु लोगों को मिलने वालों का है, आपके पत्रकार बंधुओं का है। अभी तो मैं आप 1-2 दिन में आप लोगों से ही फारिग हो पाऊंगा। उसके बाद जो डिपार्टमेंट के अधिकारी उनके साथ बैठ के पहले उनकी समस्याएं क्या हैं वो सुनूंगा, फिर अपने सुझाव दूंगा। क्योंकि जब तक सरकार चलाने की जिम्मेवारी कर्मचारी अधिकारियों की है, जब उनके पास सारा स्टाफ पूरा नहीं होगा, उनके पास संसाधन पूरे नहीं होंगे, वो मेरी बात को किसको लागू कर पाएंगे बेचारे। तो पहले मैं उनकी समस्याएं सुनूंगा, उनको क्या क्या संसाधन उपलब्ध कराने हैं सरकार से वो कराऊंगा, फिर मैं उनसे काम लूँगा। वैसे तो पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी है आपकी, लेकिन एज ए विधायक होते हुए नरवाना के रोजगार को लेकर कुछ रोड मैप अब तैयार कर पाएंगे जो आपके पास डिपार्टमेंट है? मैं जो सिफारिश करके जो मैं जो बात कह रहा हूँ, रोड मैप तो 3 तरह के राजनीतिक अपॉइंटमेंट के 3 साधन है हमारे पास जी। पहला साधन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जी, जो क्लास 1-2 के अधिकारी भर्ती करते हैं। दूसरा तरीका हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें ग्रुप सी से लेके डी से लेके सी तक की कैटेगरी के वो होते हैं। और तीसरा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और तो कोई सोर्सेज रहा नहीं। परंतु नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब ग्रुप डी में भी अब जो लिस्टें आई हैं 24,000 में से बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को रोजगार मिला है और उनको हिस्सेदारी मिली है। और इसी प्रकार से
हम उसी में अपने कार्यकर्ताओं को, अब लोगों को कहा है कि कोचिंग सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा जाने का काम करें हम उनके लिए। चौथा साधन ये भी हो सकता है आप फैक्ट्री खुलवा दें या कोई फ्रेंचाइजी ले आएं या कुछ और इस तरीके से आप ये अभी देखिए सारा हालात अभी 4 संभाला है, वो तो अभी सारी चीज़ें पाइपलाइन में है। अभी कुछ समय दीजिए मुझे जी। सारे संसाधन भी खोलेंगे। हमने शाहबाद में भी 100 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट लगाया था। पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से 1-2 थे। पांच पूरे इंडिया में आए थे, 2 महाराष्ट्र में लगे थे, 2 उत्तर प्रदेश में लगे थे, हरियाणा में केवल शाहबाद शुगर मिल में 1 इथेनॉल प्लांट लगा था जी। तो इस प्रकार का सोचेंगे नरवाना के लिए, जो नरवाना के युवाओं के लिए बेटर क्या हो सकता है, उनके लिए क्या प्रायोरिटीज हो सकती है, वो सारी चीज़ें करेंगे। एक नेताओं से आम जनता ये डरती है कि भाई हमने इसको वोट नहीं दी, या नेता ये समझते हैं भाई इसने हमको वोट नहीं दी, इसको तो आना ही नहीं चाहिए। आपकी क्या थ्योरी है इस विषय? डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं चलती। जिन लोगों ने चीज़ों को चलाने का काम किया वो दोबारा सत्ता में तो आए नहीं। देखिए, जरूरत के काम सबके लिए करने चाहिए। राजनीति को हिस्सेदारी देनी है वो अपने कार्यकर्ताओं को देंगे जी। कोई निगम का, बोर्ड का चेयरमैन बनाना है, कोई मेंबर बनाना है, डायरेक्टर बनाना है, कोई ताकत देनी है वो अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। परंतु सार्वजनिक काम में किसी के लिए ना नहीं है, किसी के लिए पाबंदी। हमारे दरवाजे मुख्यमंत्री जी ने खोल रखे हैं, हम तो उनके वजीर हैं, हमारे तो उनसे पहले खुले हैं। वो तो मुख्यमंत्री जी ने दरवाजे खोले हैं, हम तो गेट के बाहर खड़े हैं। जो बनता काम है, जो लोगों की सुविधा का काम है, जो लोगों के हित का काम है, हम करेंगे। अच्छा, बहुत सारी जनता को तो यही नहीं पता कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। उनको एक ऐड नहीं मिल पाती भाई सरकार हमारे लिए क्या करती है। जिस किसान के पास 1 किला है, 10 किला है, वो क्या करे? आखिरी सवाल है बस ये, तो उनको क्या करना चाहिए, सरकार उनके लिए क्या करे? आप उन किसानों को कैसे समझाएंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मनोहर सरकार में हमने रोजगार कैंप लगाए जी, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाकर लगाए, शहरी क्षेत्रों में अलग से जाकर लगाए। इस प्रकार के अवेयरनेस के काम हमारी सरकार कर रही है। परंतु फिर भी यदि कोई रह जाएगी तो आपके चैनल तो देख ही रहे हैं लोग, यहाँ से अवेयर करेंगे लोगों को, एक बढ़िया इंटरव्यू देंगे उनके लिए प्लानिंग बना के जी। रोजगार मेले लगाएंगे, जो लोन लेने लायक युवा है उनको लोन देंगे। कोई और रोजगार, कोई हाथ का दस्तकार है उसको उस प्रकार की सुविधाएं देने का काम करेंगे। और किसानों के लिए भी हमारा किसान कल्याण मंत्रालय है, जो सुविधाएं दे सकता है, ग्रीन हाउस बनाने की बात है, पॉली लगाने की बात है, वो सारी दे रहे हैं हम। और उस प्रकार का मंडीकरण भी हमको दे रहे हैं। तो यदि फिर भी कोई कमी रह जाएगी उसको फिर पूरा करेंगे। नरवाना में कौन कौन से दिन आप मिलेंगे आम जनता को? अब ये ऐसा तो नहीं है कि वो सेक्रेटरीट में आ जाए, उनके लिए भी पास बनता है, वो भी सिलेक्टेड से? नहीं, ऐसा नहीं है। नरवाना की अलग सी सुविधाएं उन लोगों की मिलने की और सारी व्यवस्थाएं। मान लो आप ना मिल पाए तो कौन मिले? मैं कह रहा हूँ ना, अभी सारी व्यवस्थाएं मैं वहाँ खड़ी कर रहा हूँ। हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पे रहेगा, 24 घंटे रहेगा। लोगों के जैसे भी उनके काम होंगे वो लेंगे। और मेरा तो चंडीगढ़ में 2-3 दिन का ही रहता है, पहले भी मैं 2-2.5 दिन रहा करता था। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा रहता था, तो उस प्रकार का रूटीन अभी 2-3 दिन में बना दूंगा और सारा का सारा फ्लैश कर दूंगा, मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी। और उपलब्धता प्रत्येक मिनट की हमारे वहाँ पर पर्सनल आदमी की, व्यक्ति की, चाहे मेरे परिवार के लोग हों, चाहे मेरे स्टाफ के लोग हों, बड़े जिम्मेवार आदमियों को वहाँ पर उसके लिए डिप्यूट करूँगा। और फिर आप चेक करने के लिए आप भी आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है। आपने किसी की लागी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।